हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ PCS चैनल के साथ में। मैं शुभम सरधालिया हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स फरवरी 2022 का ये लेक्चर लेकर के आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी से लेकर के जून तक जो 6 मंथ्स के हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे कवर करें। तो सेकंड मंथ फरवरी के करंट अफेयर्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे कोशिश करी है उन सभी चीज़ों को कवर करने की जो फरवरी के महीने में हरियाणा राज्य के अंदर हुई थी और एग्जाम के अंदर जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि हमसे वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स की। इस लेक्चर का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर मैं पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा। बाकी सभी लेक्चर्स के पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपका क्वेरी है, आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा राज्य फरवरी 2022, हमने ऑलरेडी 2022 जनवरी महीने के करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा हमने 4 सेट्स में करंट अफेयर्स को डिस्कस ऑलरेडी इससे पहले करा था। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज आर्टिकल जो है वो है एक मियावाकी एफॉरेस्टेशन के बारे में। ये टर्म जो है मियावाकी एफॉरेस्टेशन देखने को मिला था फरवरी माह के अंदर 2022 में। तो हम विस्तार से जानेंगे क्या है ये मियावाकी एफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स को सर डिस्कस कर रहे हैं। तो इट मींस कि हरियाणा के अंदर कहीं पर मियावाकी एफॉरेस्टेशन जो है वो कंडक्ट हुई है, जिस वजह से हम हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा मियावाकी एफॉरेस्टेशन का कंसेप्ट है, ये जानेंगे। तो सर, रोहतक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो रोहतक का जिला प्रशासन है, उन्होंने ये एक मुहिम चलाई है जिसके तहत जो खाली पड़ी जमीन थी, सरकारी जमीन, वहां पर वृक्षारोपण, पेड़ लगाए जाएंगे, एफॉरेस्टेशन जो है वो की जाएगी। इसके लिए वो टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं मियावाकी। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि मियावाकी टर्म जो है वो एग्जाम में देखने को मिला था, क्या इसका अर्थ है। तो सर, मियावाकी क्या है? एक प्रकार की टेक्निक है जिससे पौधे लगाए जाते हैं, एफॉरेस्टेशन टेक्निक है, जो कि हाल ही में हरियाणा के अंदर रोहतक की जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा अपनाई गई है। दोस्तों, इसको शुरू किया गया था, इसको चलाया गया था एक जैपनीज बोटेनिस्ट थे, जापान के वनस्पति शास्त्री थे, जिनका नाम क्या था? अकीरा मियावाकी। अकीरा मियावाकी उनका नाम था। उन्होंने इस टेक्निक की शुरुआत करी थी। वो वनस्पति शास्त्री थे, बोटेनिस्ट थे, और इन्होंने शुरुआत करी थी। इन्होंने देखा कि जो भी जमीन जापान के अंदर खाली पड़ी है, क्यों ना हम वहां पे पेड़ लगाएं। सिर्फ पेड़ लगाने का कंसेप्ट नहीं है सर, पेड़ इस तरीके से लगाए जाएं कि वो नॉर्मल पेड़ों की ग्रोथ में जल्दी बड़े हो सके, और इसके लिए उन्होंने वेकेंट लाइंग जो जमीन है उसका इस्तेमाल किया। और यही सेम चीज रोहतक की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है। मियावाकी टेक्निक से जितनी भी सरकारी जमीन जो खाली पड़ी हुई थी उसके ऊपर पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे। मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड जो है ये एक अपने आप का बड़ा ही यूनिक सा मेथड है। ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाने के लिए हमारे पास पहले टेक्निक नहीं थी। यहां आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर जमीन खाली पड़ी है वहां पर हम पेड़ लगा दें। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंस है वो इस मियावाकी फॉरेस्टेशन की है, जो जापान के बॉटेनिस्ट अकीरा मियावाकी ने शुरू करी थी। इसके अंतर्गत क्या होगा सर, यहां पर प्लांटेशन जो है वो नॉर्मल प्लांटेशन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। कैसे तैयार होती है सर? नॉर्मली अगर फॉरेस्टेशन हो या हमें बहुत बड़े एरिया पे पेड़ लगाने हो तो उन्हें घना जंगल बनने में हो सकता है 200 से 300 साल लगे। लेकिन इस मियावाकी टेक्निक के कारण यही सेम रिजल्ट जो है वो 20 to 30 ईयर्स में सामने आ जाएंगे। यानी कि जो एक घने जंगल जैसी वनस्पति हम अपने आसपास चाहते थे, फॉरेस्टेशन का जो कंसेप्ट था, उसको एज कंपेयर टू नॉर्मल टेक्निक 1/10 ऑफ टाइम पे अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मियावाकी टेक्निक। अब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी जो है वो जाग रही होगी कि सर ऐसा कौन सा जादू हो जाता है कि 200 साल में बनने वाला जंगल जो है वो 20 से 30 साल में तैयार हो जाता है। तो सर उसके लिए ना बड़ा सिंपल सा इन्होंने कंसेप्ट यूज किया। सबसे पहले तो जिस एरिया में आप एफॉरेस्टेशन करना चाहते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पेड़ जो है वो होता है। अब देखिए, हर इलाके में कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पेशल वैरायटी ऑफ ट्री जो है वो मिलता है, जो वेल सूटेड है वहां की ग्रोथ के हिसाब से, या जिसकी ग्रोथ जो है वो वेल सूटेड है उस इलाके के हिसाब से। हम ऐसा कहेंगे कि
मैं जिस इलाके में रहता हूं मुझे मालूम होगा कि सर मेरे घर के आसपास मेरे इलाके में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ जो है वो उग सकता है, क्योंकि यहां का जलवायु हो, यहां की मिट्टी हो, वो किस पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ट्रीज को सपोर्ट करता है। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो स्पीशीज ऑफ ट्रीज कौन सी है जो इस इलाके में सबसे जल्दी सबसे अच्छे से तैयार हो सकती है। उसके बाद इन सभी पौधों को एक दूसरे के बहुत करीब जो है वो लगा देना, यानी कि अगर ये हमारा पीस ऑफ लैंड है तो 1 2 3 4 इस तरीके से बिल्कुल घना करके एक दूसरे के पास ये पौधे जो है वो लगा दिए जाएंगे। अब घना करने का कंसेप्ट क्या है सर, जितने पौधे आपस में घने लगेंगे उतनी सनलाइट जो है वो उनके डेप्थ तक कम पहुंच पाएगी, सनलाइट जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगी, क्योंकि यहां पर इस छोटे से एरिया में बहुत सारे पेड़ अगर लगे हुए हैं तो सनलाइट जो है वो हर एक तक इंडिविजुअली पहुंच नहीं पाएगी। सन रेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके टॉप ऊपरी हिस्से पे पड़ पाएगी। अब क्या होगा कि जब इनकी सराउंडिंग्स में सनलाइट ना आकर के सिर्फ इनके ऊपर सनलाइट जो है वो गिर रही है, उस वजह से इन पेड़ों की ग्रोथ जो है वो सीधी ऊपर की ओर होना शुरू हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्दी इन पेड़ों की लेंथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, चौड़ाई जो है वो कंपैरिजन में कम बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि हमने काफी घने करके ये पेड़ लगाए हैं तो जैसे जैसे इनकी लेंथ, इनकी लंबाई बढ़ती जाएगी, इनकी अपवर्ड हाइट ग्रो करेगी, ये जंगल जो है वो घना होता जाएगा। चौड़ाई में हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि चौड़ाई को सुनिश्चित करने के लिए हमने पास पास में पेड़ लगा दिए। नॉर्मल सिचुएशन में एक पेड़ जो है वो शायद इतना बड़ा हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे पेड़ लगा दिए सो दैट इस एरिया में 4 से 5 या एक पेड़ की जगह पे 3 से 4 पेड़ लगा दिए जाए, और ये सनलाइट क्योंकि सिर्फ इनके ऊपर आ रही है, ये डायरेक्ट ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे और 200 से 300 साल में तैयार होने वाला जंगल जो है वो मात्र 10, 20 या 30 सालों में रेडी हो जाएगा। और ये टेक्निक जो है वो कहां पर अपनाई जा रही है सर? ये टेक्निक अपनाई जा रही है रोहतक में, इवन पलवल के अंदर भी इस टेक्निक को फॉलो किया जा रहा है। इसका उद्देश्य, इसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या है सर? 30 टाइम्स डेंसर, क्योंकि हम बहुत क्लोज करके पौधे लगा रहे हैं तो डेंस जो है वो वेजिटेशन हो जाएगी, प्लस ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होगी। 10 टाइम्स फास्टर जो है ये पेड़ तैयार हो जाएंगे, और एक बार इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है इस तरीके से, करीब 3 साल के बाद ये मेंटेनेंस फ्री हो जाएंगे। यानी कि अब 3 साल बाद आपको जाकर के ये सुनिश्चित नहीं करना है कि वाकई में ये पेड़ सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये पेड़ अपने आप अब ग्रो कर जाएंगे। और जब आप 20 या 30 साल के स्पैन के बाद आकर के देखेंगे तो वो खाली पड़ा जमीन का टुकड़ा एक बहुत घने जंगल में बदल चुका होगा। इसे नाम दिया गया था क्या? मियावाकी टेक्निक। अब इससे संबंधित अगर सवाल आता है तो सवाल की वर्डिंग जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल डिस्कशन जो है वो सेम रहेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रीन कवर विद मियावाकी टेक्निक इज बीइंग इंक्रीज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा के किस जिले में मियावाकी तकनीक से ग्रीन कवर को जो है वो बढ़ाया जा रहा है? ग्रीन कवर यानी कि पेड़ों की संख्या को, वनस्पति को, वेजिटेशन को इंक्रीज किया जा रहा है। सर हमने अभी डिस्कस किया, रोहतक वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जिला प्रशासन इस मियावाकी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है अदर वे राउंड के, सर टर्म मियावाकी वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू, हाल ही में न्यूज के अंदर देखी गई टर्म मियावाकी जो है वो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा एफॉरेस्टेशन, बाकी 3 ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं। मे बी आपको कंफ्यूज करने के लिए हेल्थ सर्विसेज लिख दें या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई एक्टिविटी लिख दें, तो हमें याद रखना है एफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की दिशा में मियावाकी टेक्निक जो है वो कारगर साबित हुई है। तो सर रोहतक जो है वो यहां पे हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड न्यूज आर्टिकल पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा गर्ल फीचर्ड इन फॉर्ब इंडिया सुपर 30 लिस्ट। फॉर्ब इंडिया ने अपनी सुपर 30 लिस्ट जो है वो जारी करी, जिसमें हरियाणा की रहने वाली कीर्ति जांगरा जो है उन्हें शामिल किया गया फोर्ब्स इंडिया की इस लिस्ट में। फोर्ब्स इंडिया जो है वो फीचर करता है उन सभी लोगों को जिन्होंने किसी पर्टिकुलर फील्ड में काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन, बहुत शानदार प्रदर्शन किया होता है। तो हाल ही में फरवरी के महीने में हरियाणा की रहने वाली कीर्ति जांगरा जो है वो फोर्ब्स इंडिया की सुपर 30 लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल थी। कौन है कीर्ति जांगरा? ऐसा इन्होंने क्या उत्कृष्ट प्रदर्शन किया कि इन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया, वो हम जानेंगे। दरअसल कीर्ति जांगरा और उनकी सहेली, इन दोनों ने मिलकर के एक एनिमल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया था। दोस्तों जिस तरीके से डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है, मोबाइल यूजर्स का बेस बढ़ा है या इंटरनेट यूजर बेस जो है वो इंक्रीज हुआ है, आज ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो मोबाइल से पॉसिबल हो गई हैं। एग्जांपल के तौर पर सर आज आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का कंसेप्ट तो आज बहुत कॉमन हो चुका है। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको यूज्ड चीजें, ये शुरुआत हुई थी क्योंकि भारत के अंदर सेकेंड हैंड कार्स का ट्रेंड जो है वो था, तो किस तरीके से आप सेकेंड हैंड कार्स
उसको ऑनलाइन पोर्टल पे बेच सकते थे। ग्रेजुअली और चीजों ने जोर पकड़ना शुरू किया और आज ऑलमोस्ट हर एक चीज जो हमें चाहिए हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बेड हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसके लिए एक बड़ी सेकेंड हैंड मार्केट भी मौजूद थी। इसी दिशा में एक डोमेन जो है वो खाली पड़ा था, वो था एनिमल ट्रेडिंग का। सर इन दो युवतियों ने ये चीज प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि सर आज सब कुछ ऑनलाइन ट्रेड किया जा रहा था, किसी भी चीज को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकता था, लेकिन एनिमल्स, कैटल जो है, पशु जो है, पशुधन जिसे कहा जाता है, आज भी मेजॉरिटी ऑफ रूरल इकोनॉमीज जो है उसमें लोगों के लिए बहुत बड़ी एसेट, बहुत बड़ी संपत्ति है एनिमल्स, और एनिमल्स का बड़े स्तर पर ट्रेड किया जाता है। लोग डेयरी एक्टिविटीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या अन्य किसी काम के लिए जानवरों को खरीदते या बेचते हैं। तो इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना एनिमल ट्रेडिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो तैयार किया जाए। ये दो हैं, ये है कीर्ति जांगरा जो कि रहने वाली हैं कहाँ की, हरियाणा राज्य की। तो इन्होंने 2019 में 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में इस कंपनी की शुरुआत करी थी, जिसे इन्होंने नाम दिया था एनिमल फॉर कैटल ट्रेडिंग। तो एनिमल फॉर कैटल ट्रेडिंग नाम के पोर्टल की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, जिसे 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ 2019 में शुरू किया गया। लेकिन बहुत ही कम समय में, बहुत शॉर्ट स्पैन में कंपनी ने बहुत ज्यादा सक्सेस जो है वो हासिल करी, फेम जो है वो इन्हें मिला, और अल्टीमेटली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके इस इनिशिएटिव को इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राप्त हुई। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इंडिया, दिस कंपनी हैज रेज्ड अबाउट 167 करोड़ फ्रॉम इन्वेस्टर्स ड्यू टू इट्स यूनिक एंड एक्सीलेंट वर्क। आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो किसी ना किसी इन्वेस्टर द्वारा फंड किए जा रहे हैं। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो व्यक्ति हैं जो किसी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब मेरे पास एक बिजनेस आइडिया था, लेकिन मेरे पास उतना अमाउंट, इतना पैसा नहीं था अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो मैंने अपना आइडिया किसी ऐसे व्यक्ति को बताया जिनके पास इन्वेस्टमेंट, जिनके पास पैसा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपके इस आइडिया के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो यही चीज यहां पर हुई। इनके इस एनिमल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को देख करके फोर्ब्स इंडिया ने यह बताया है कि 167 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इनको मिली है, जिसकी मदद से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना ये पोर्टल जो है अब इसको ये रन कर रहे हैं। तो कीर्ति जांगरा है और उनकी दोस्त है नीतू यादव, इन्हें अपने इस एनिमल ट्रेडिंग पोर्टल की वजह से सुपर 30 अंडर 30 ग्रुप में फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में शामिल किया गया है। फोर्ब्स इंडिया सुपर 30 अंडर 30, ये वो लिस्ट है। 30 वर्ष से कम की आयु के अगर कोई लोग, कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करते हैं किसी भी फील्ड में, तो उन्हें शामिल किया जा सकता है इस लिस्ट में। और यहां पर नीतू यादव और कीर्ति जांगरा, और क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कीर्ति जांगरा जो है वो हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार का हमें देखने को मिल सकता है, हरियाणा से किस महिला को हाल ही में सुपर 30 अंडर 30 लिस्ट ऑफ फोर्ब्स इंडिया में शामिल किया गया है। फोर्ब्स इंडिया की सुपर 30 अंडर 30 की सूची में हरियाणा की किस महिला को फीचर किया गया है? तो अनडाउटेडली सर कीर्ति जांगरा जो है वो हरियाणा की नागरिक है, हरियाणा की रहने वाली हैं, और उनको इस लिस्ट का हिस्सा जो है वो बनाया गया है। तो काफी ज्यादा प्राउड की बात जो है वो पूरे के पूरे हरियाणा राज्य के लिए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा थर्ड आर्टिकल, इट टॉक्स अबाउट वाटर सिक्योरिटी एश्योरेंस डैम प्रोजेक्ट। पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि वाटर सिक्योरिटी क्या है कि सर जब भी हमें पानी की जरूरत पड़े, पानी हमारे पास मौजूद हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए, इस चीज को एश्योर करने के लिए एक डैम प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत की गई थी। क्या है ये, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। दरअसल फरवरी 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के, उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी थी जिसका नाम था वाटर सिक्योरिटी एश्योरेंस डैम प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत कहां हुई थी? पथखौरी इन नूह डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा का नूह जिला, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत करी थी जिसका नाम था वाटर सिक्योरिटी एश्योरेंस डैम प्रोजेक्ट। वाटर सिक्योरिटी, जैसे हम, अगर आप इसी चैनल पर मेरी एनसीईआरटी की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इकोनॉमी एनसीईआरटी में हमने फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करी थी। तो सरकार चाहती है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जिसका अर्थ यह होता है कि हर एक व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फूड ग्रेन्स, खाद्य सामग्री जो है वो मौजूद हो, तो वो होगी फूड सिक्योरिटी। और वाटर सिक्योरिटी क्या है कि सर हर इंडिविजुअल को अपनी जरूरत के हिसाब से पानी जो है वो मिल पाए, चाहे कोई भी सीजन हो, गर्मी हो, बरसात हो, पानी की कमी ना हो, इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है। इसे वाटर सिक्योरिटी कहते हैं। और ये वाटर सिक्योरिटी एश्योरेंस, इस जल सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा एक डैम प्रोजेक्ट की मदद से। तो उद्देश्य क्या है सर? हरियाणा राज्य से अरावली और शिवालिक हिल्स जो है वो पास करती है। हरियाणा राज्य के अलग अलग हिस्से जो है वो अरावली और शिवालिक हिल्स का पार्ट है। यहां पर जब बरसात का समय आता है तो यहां पे काफी सारा पानी जो है वो झरनों के रूप में बहता है।
लेकिन जब गर्मी का सीजन आता है तो ये झरने आदि सूख जाते हैं। लेकिन अगर हम बरसात के समय पे आने वाले इन झरनों के पानी को अपने पास स्टोर करके रख लें और बाद में जब ड्राई सीजन या समर सीजन आए, जब पानी की कमी हो, उस समय पे लोगों को ये पानी जो है वो मुहैया कराएं, तो वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित होगी कि नहीं होगी? क्या हो रहा है, मानसून के टाइम पे, बरसात के मौसम में अरावली और शिवालिक रेंजेस में अलग अलग छोटे छोटे झरने जो है वो बहना शुरू कर देते हैं। उस समय वो पानी वेस्ट हो जाता है और जब ड्राई सीजन आता है, जब गर्मी का समय आता है, तो ये झरने भी सूख चुके होते हैं और लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं होता। तो जिस समय ये झरने चल रहे हैं, अगर हम उस समय इस पानी को स्टोर कर लें और जब ड्राई सीजन आए उस समय इस पानी को हम लोगों तक पहुंचा दें, तो वाटर स्केर्सिटी, पानी की जो कमी है वो खत्म हो सकती है। अगर हम शिवालिक रीजन की बात करें तो हरियाणा राज्य में ये 3514 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है। मोटे तौर पर डिस्ट्रिक्ट जो है अंबाला, पंचकुला एंड पार्ट्स ऑफ यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, ये जिले हैं जिनके कुछ हिस्से जो है वो शिवालिक रेंजेस में आते हैं। और अगर हम बात करें अरावली रेंजेस की, तो गुरुग्राम का कुछ हिस्सा, मेवाड़, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, भिवानी एंड महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये हिस्से आते हैं कहां पर? अरावली रेंजेस के। यानी कि अरावली और शिवालिक के पार्ट जो हरियाणा के इलाके हैं, वहां पर पोटेंशियल है कि हम मॉनसून के समय पे पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, इसको स्टोर करके। द पर्पस इज दैट रेन वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पसेस थ्रू आउट द ईयर, इवन आफ्टर द रेन्स। नॉर्मली ये बारिश के सीजन में ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हम इस पानी को स्टोर कर ले तो साल भर इसको ट्रीट करके हम इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिशा में एक वाटर सिक्योरिटी एश्योरेंस डैम प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। यानी कि यहां पर एक डैम बनाया जाएगा जो इस सारे के सारे पानी को कलेक्ट कर लेगा और उसके बाद वो इलाके जहां पर पानी की कमी है, खास तौर पर नूह जिले के 9 विलेजेस ऐसे हैं, 9 गांव ऐसे हैं जिनको गर्मी के समय में पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो रेनी सीजन में हम एक डैम बना करके ये सारे के सारे पानी को कलेक्ट कर लेंगे और जब ड्राई सीजन आएगा तो इस कलेक्टेड पानी को हम उन जिलों में, खासकर यहां पर नूह डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है जहां पर इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, वहां पर 9 गांव ऐसे हैं, 9 विलेजेस ऐसे हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता रहती है, वहां पर हम ये पानी जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड आर्टिकल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डैम सिक्योरिटी एश्योरेंस स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है? सर, ये डिस्ट्रिक्ट है नूह, हमने अभी डिस्कस किया। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा के किस जिले में बांध सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत की गई थी? आंसर वुड बी दी नूह डिस्ट्रिक्ट। आई होप हमको चीजें जो है वो समझ आ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सर, इस आर्टिकल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फरवरी के अंदर ये चीज दोबारा सामने आई है, तो इस वजह से हम फरवरी के करंट अफेयर्स में भी इसको डिस्कस करेंगे। हरियाणा सरकार का पद्मा प्रोग्राम, हम जब सेट वाइज डिस्कशन कर रहे थे हरियाणा करंट अफेयर्स की, तो हमने इसको डिस्कस किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक पद्मा योजना की शुरुआत करी थी। ये पद्मा प्रोजेक्ट दरअसल क्या था? प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई एडवांसमेंट। प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई एडवांसमेंट। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिनको हम कह सकते हैं, माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे या मीडियम लेवल पे, जो स्मॉल स्केल लेवल पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनका डेवलपमेंटल वर्क जो है वो एक्सेलरेट, तेजी से हो सके, इस दिशा में हरियाणा सरकार जो है वो पद्मा परियोजना लेकर के आई है। प्रोग्राम टू एक्सेलरेट एमएसएमई डेवलपमेंट, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सर, ये जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का हमारा सेक्टर है, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल होल्ड करता है। क्यों? यहां पर एक कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, एक कंपैरेटिवली नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार जो है वो आपको सपोर्ट करती है। लोन्स के माध्यम से, सब्सिडीज के माध्यम से आप कोई इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो लगा सकते हैं और आप अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी या अपने लिए एक लाइवलीहुड सोर्स क्रिएट करेंगे और बाकी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो एक इस प्रकार का यूनिट जो है वो कम से कम 5, 10, 20 लोगों को रोजगार भी देता है और साथ ही साथ आर्थिक विकास में मदद करता है, क्योंकि यहां पर आप एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने सुना होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में। उसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, जिले के हर ब्लॉक से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसको हम इस लेवल का क्रिएट कर सके कि उसे विदेश तक भेजा जा सके। ये कैसे होगा? जब उस ब्लॉक में, उस डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, वो तभी बनेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहे माइक्रो लेवल पे हो, स्मॉल हो या मीडियम लेवल पर हो, वो काम करेंगे। तो इन
शॉर्ट इन क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये था कि हमको एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना था। अगर हम चाहते थे वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट जैसी स्कीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना, इस दिशा में सरकार ने पद्मा प्रोग्राम फॉर एडवांसमेंट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई एडवांसमेंट, एमएसएमई की बढ़ोतरी को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए योजना लाई गई है। उद्देश्य यह है कि करीब 14,000 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो शुरू किए जाएंगे इन 140 क्लस्टर्स। राज्य के 140 अलग अलग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जिसमें 6,000 एकड़ जमीन का इस्तेमाल होगा। पूरे के पूरे राज्य में 6,000 एकड़ जमीन जो है वो ली जाएगी अलग अलग एरियाज में। वहां पे 140 क्लस्टर जो है वो बनाए जाएंगे और ऑन एन एवरेज एक क्लस्टर में हमारे पास 100 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या एमएसएमई यूनिट्स जो है वो लगाए जाएंगे। ये उद्देश्य होगा इस पद्मा प्रोग्राम का। इससे क्या होगा सर, एक तो रोजगार के अवसर आएंगे। जो एवरेज या एस्टिमेट्स है वो 3 से 3.5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी। जब आप इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं या आप ऐसी योजनाएं लेकर के आते हैं जिसकी मदद से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो बूस्ट मिलता है, तो अलग अलग हिस्सों से देश के अंदर भी और इवन बाहर से भी लोगों के लिए एक मोटिवेशन होता है कि इस स्टेट में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर काफी इंसेंटिवाइज जो है वो किया जा रहा है। और उम्मीद ये है कि 25 से 30 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो हरियाणा राज्य को मिलेगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत। तो ये है पद्मा इनिशिएटिव। अगर एग्जाम में सवाल आता है तो इस तरीके का आ सकता है कि हरियाणा सरकार ने पद्मा इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ये किस सेक्टर से डील करता था? क्या हेल्थ केयर से रिलेटेड था, क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, क्या एजुकेशन से रिलेटेड था, या एमएसएमई से रिलेटेड था? तो आंसर हमें मालूम है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर दिस पद्मा प्रोग्राम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो है वो अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है हरियाणा सरकार का, याद रखिएगा। इस योजना के तहत क्या होगा, हर परिवार जो हरियाणा राज्य में रहता है, आगे उसकी कंडीशंस भी हैं, जो एलिजिबल फैमिलीज हैं उन्हें 6,000 रुपए सालाना सरकार द्वारा दिए जाएंगे, विच कम्स आउट टू बी 500 रुपीज पर मंथ। 500 रुपए प्रति महीने की फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता दी जाएगी किन लोगों को, जो एलिजिबल है राज्य के अंदर। अब सवाल यह है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्यों दिया जाएगा? सर इंटेंडेड बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम जो है वो किस तरीके से काम करेंगे, यहां पर एक सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपकी एनुअल इनकम जो है इट शुड नॉट एक्सीड 1,80,000। एक फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम है, यानी कि आपको वित्तीय लाभ सरकार प्रदान कर रही है। तो ये तो अनडाउटेडली उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन में आते हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जिन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस की एक्चुअल में जरूरत थी। तो यहां पर जो इनकम ब्रैकेट रखा गया है, इट हैज बीन डिसाइडेड 1,80,000, यानी कि 1,80,000 रुपए अगर आपकी सालाना इनकम है या इससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर आपकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है, उस केस में आप इस स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ ये तो हो गई इनकम की बात, यहां पर लैंड सीलिंग भी जो है वो रखी गई है। अगर किसी परिवार के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है तब भी आप ये बेनिफिट जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते। इन शॉर्ट, जो कंपैरेटिवली पुअर सेक्शन है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि वो प्रति महीना 500 रुपए सरकार से ले पाएंगे। लेकिन 2 कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आप अगर सैलरीड क्लास में आते हैं तो आपकी एनुअल इनकम जो है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास लैंड है, आप एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, तो आपकी जमीन जो है वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा जो है आपके पास जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरियाज में से एक भी आप फुलफिल करते हैं या दोनों को फुलफिल करते हैं तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है? आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, कितनी, वो यहां पर सवाल में पूछा गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन अंडर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। परिवारों की समृद्धि के लिए योजना लाई गई है। तो कितनी वित्तीय सहायता यहां पर आपको मिलती है? हमने बात करी थी एनुअली 6,000 रुपीज की। सर जब एनुअली 6,000 रुपीज बन रहे हैं तो पर मंथ कितना होगा? 500 रुपए प्रति महीना वित्तीय सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत किन लोगों को, जिनकी या तो एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है या जिनके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड से कम की एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो मौजूद है।
आई होप चीजें हमको यहां तक समझ आ रही होंगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहली बार ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो हरियाणा के अंदर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इससे एग्जाम में। पहली बार ह्यूमन मिल्क बैंक हरियाणा के अंदर बनाया गया है। क्या है ह्यूमन मिल्क बैंक? तो पीजीआई रोहतक, हरियाणा के पीजीआई रोहतक में पहली बार ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया है। क्या होता है ह्यूमन मिल्क बैंक? दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान जो है वो सभी नवजात शिशुओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी कारण से वो नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मदर की डेथ हो जाती है या कोई डिजीज्ड मदर होती है, जिस वजह से ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान उस बच्चे को नहीं कराया जा सकता। ऐसे में इन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन मदर्स जो मदर्स जो है वो अपना ह्यूमन मिल्क डोनेट करती हैं, जिसे एक बैंक में स्टोर कर लिया जाता है, सो दैट अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट हो तो ये ह्यूमन मिल्क जो है वहां पर दिया जा सके। तो क्या होगा? ह्यूमन मिल्क इज कलेक्टेड फ्रॉम एलिजिबल मदर्स। एलिजिबल मदर्स यानी कि जो हेल्दी हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई इंफेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे ये मिल्क जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और इसे स्टोर किया जाएगा मिल्क बैंक में आफ्टर स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शंस एंड पास्चराइजेशन। तो मिल्क जो है वो प्रोक्योर किया जाएगा महिलाओं से, उसे पास्चराइज किया जाएगा और देखा जाएगा इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ये बिल्कुल सही है तो इसे स्टोर कर लिया जाएगा एक जगह पे, जिसे मिल्क बैंक कहा जाता है। ये किसे दिया जाएगा? सर, इट इज मोस्टली गिवन टू प्री टर्म बेबीज। प्री टर्म बेबीज क्या होते हैं? जो प्री मैच्योर समय से पहले पैदा हो जाते हैं, इन बच्चों को दिया जाता है ये मिल्क। whose mothers are not able to provide milk to their babies। तो क्या होता है, जो प्री मैच्योर बेबीज हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम जो है वो हम फेस कर रहे थे मेडिकल के फील्ड में, कि जब तक वो 9 महीने की अवधि पूरी नहीं होती है तब तक मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या स्तनपान के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे का जन्म 9 महीने की अवधि से या समय से पहले हो जाता है तो ये जो बीच का 15-20 दिन, महीने का गैप होता है या 2 महीने का गैप होता है, इस दौरान बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नहीं हो पाती है। इस वजह से उनको इन ह्यूमन मिल्क बैंक से मिल्क जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि बच्चे की ग्रोथ जो है वो सही ढंग से हो सके। ब्रेस्ट मिल्क, स्तनपान जो है वो हमेशा से एक प्रेफर्ड फीड रही है नवजात बच्चों के लिए। जो भी नवजात बच्चा है उससे पैदा होते ही माँ का दूध जो है वो पिलाया जाता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में उसकी अपनी मदर नहीं स्तनपान करा पाती है तो किसी दूसरी महिला से भी ये दूध लेकर के उन्हें जो है वो दिया जा सकता है, सो दैट इन बच्चों की ग्रोथ या इन बच्चों की लाइफ जो है वो सही ढंग से शुरू हो सके। इस उद्देश्य के साथ में ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत हुई है। तो ये कहां पर हुई है? हरियाणा के अंदर पहली बार। हरियाणा का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहां बनाया गया है? सर 4 ऑप्शन है, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद या कल्पना चावला जीएमसी करनाल। तो हमने अभी पढ़ा है पीजीआई रोहतक जो है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस रोहतक के अंदर ये फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो बनाया जाएगा हरियाणा राज्य का। ठीक है सर, आई होप यहां तक चीजें हमको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं 35th सूरज कुंड मेला। हरियाणा के अगर आप नागरिक हैं तो अनडाउटेडली आपने इस मेले में विजिट किया होगा या सुना तो जरूर होगा। तो फरवरी के महीने में अंतरराष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट फेयर सूरज कुंड मेला जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। इस बार 2022 में 35वां सूरज कुंड मेला जो है वो ऑर्गेनाइज कराया गया था। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक फरीदाबाद हरियाणा में ये मेला जो है वो कंडक्ट हुआ था। ये मेला हर साल फरवरी के महीने में कंडक्ट होता है, लेकिन 2020 में ये लास्ट कंडक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके बाद पेंडेमिक आ गया था, तो 21 में ये फेयर कंडक्ट नहीं हो पाया था। इस वजह से 2022 में 35वां सूरजकुंड मेला जो है वो यहां पर ऑर्गेनाइज हुआ। सर सूरजकुंड मेले की विशेषता क्या है? It showcases the richness and diversity of handicraft, handloom and cultural fabric of India and is the largest crafts fair। ये भारत में हस्तशिल्प, हथकरघा और संस्कृति को शोकेस करने वाला, बयान करने वाला सबसे बड़ा मेला है दुनिया का। क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स और कल्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ, हैंडलूम्स को रिप्रेजेंट करता हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जो कि हरियाणा राज्य में लगता है। इस मेले के अंदर हर साल एक स्टेट या यूटी का थीम जो है वो लिया जाता है। एक स्टेट या यूटी के थीम पर हैंडीक्राफ्ट मेला जो है वो लगता है और साथ ही साथ एक फॉरेन नेशन के साथ में पार्टनरशिप जो है वो की जाती है। पार्टनर नेशन वो कहलाता है। तो हर साल क्या होता है कि एक यूटी या स्टेट का थीम चूज किया जाता है इस मेले में और उसके साथ में एक फॉरेन नेशन या एक पार्टनर नेशन जो है वो यहां पे डिसाइड होता है। तो 2022 में जो स्टेट या यूटी को
थीम किया गया था वो है जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी था जिसको थीम किया गया इस 35th सूरजकुंड मेला में। और जिस फॉरेन कंट्री के साथ में पार्टनरशिप की गई है, जो पार्टनर नेशन बना इस मेले का, वो था कौन? उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान जो है वो पार्टनर नेशन था जो कि इस मेले का हिस्सा बनते हैं। और साथ ही साथ एक स्टेट या यूटी का थीम जो है वो चुना जाता है, वो स्टेट या यूटी थी जम्मू कश्मीर। तो ये इस मेले की विशेषताएं हैं, इस मेले की इंपॉर्टेंस है। तो अगर सवाल आता है कि 35वां सूरजकुंड मेला जो है वो 2022 में जो कंडक्ट हुआ, उसमें पार्टनर नेशन कौन सा था? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, थाईलैंड, चाइना। सर उज्बेकिस्तान जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 2022 में उज्बेकिस्तान जो है वो पार्टनर नेशन था। इसके अलावा इजिप्ट, थाईलैंड, चाइना, ये सभी देश जो हैं वो पास्ट में इस सूरजकुंड मेला में पार्टनर नेशन जो है वो रह चुके हैं। आई होप यहां तक हमको चीजें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के एक गांव में T55 टैंक को इंस्टॉल किया गया है, वो है भिवानी गांव, भिवानी का भापोड़ा गांव। T55 टैंक द स्टार ऑफ 1971 वॉर, 1971 की भारत पाक युद्ध, भारत पाक की लड़ाई जो 1971 को हुई थी, उसमें बहुत अहम भूमिका जो है वो रही थी T55 टैंक की, जिसकी वजह से भारत ने एक करारी शिकस्त जो है वो पाकिस्तान को दी थी। उस वॉर के हीरो के रूप में याद किया जाता है इस T55 टैंक को। इसे भिवानी के बापोड़ा गांव में हाल ही में एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भिवानी के बापोड़ा गांव में इंस्टॉल किया गया है किसको? T55 टैंक को। क्यों ऐसा किया गया है? द टैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड हियर to increase the interest of youth towards Indian Army and to honor the martyrs of the war। जो युवा हैं उन्हें प्रेरित किया जा सके, किस लिए? उन्हें मोटिवेट किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को जगाया जा सके, किस दिशा में? इन द फील्ड ऑफ डिफेंस फोर्सेस के युवा जो है वो डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बन सके, वो यहां पर पार्ट बन सके, इंटरेस्ट उनका जो है वो सुरक्षा सेवाओं में जाने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए इनकलकेट हो सके, इस उद्देश्य के साथ में। प्लस ये टैंक जो है ये उन शहीदों को नमन करने के लिए है, उनको ऑनर करने के लिए है जिन्होंने अपनी जान जो है वो देश की सुरक्षा में 1971 वॉर में दे दी थी। तो ये टैंक जो है वो लगाया गया है। इस टैंक की स्पेशलिटी क्या है? इसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी पाकिस्तान को हराने में, जब 1971 का युद्ध जो है वो हुआ था। तो इसको कहां पे सेट किया गया है? इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसको इंस्टॉल किया गया है भापोड़ा विलेज में। ये याद रखना है सर। प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेरी अलग हो सकती है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं किसी नाम को तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि सर इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी नहीं, ऐसी है। तो सर T55 टैंक विच वॉज रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन विच विलेज ऑफ हरियाणा, हरियाणा के किस गांव में T55 टैंक को जो है वो एस्टेब्लिश या इंस्टॉल किया गया था? तो वो भिवाड़ी का बापोरा विलेज जो है वो यहां पर रहने वाला है। ये चीज याद रखिएगा। T55 टैंक क्या है? एक स्पेशल आर्मर्ड व्हीकल है जिसका इस्तेमाल 1971 की वॉर में भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट, IFCCD। ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो हाल ही में न्यूज के अंदर देखने को मिला था। क्यों देखने को मिला था, इस बारे पे हम चर्चा करेंगे। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फाइनेंस क्या होता है? वित्तीय मदद करना। और क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्या होता है? ऋण देना। तो सर इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, यानी बैंक आदि से फाइनेंस या क्रेडिट को रेगुलेट करना, फैसिलिटेट करने के लिए एक बॉडी जो है वो बनाएगी। 2022 फरवरी में हरियाणा कैबिनेट ने यह फैसला किया कि IFCC क्या है? इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा टू डिवाइज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट एंड रेगुलेट वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। जो सरकारी वित्तीय सेवाएं हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे क्रेडिट के माध्यम से लोन आदि हो या फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, सब्सिडीज हो, ये सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाती है। सरकार जब फाइनेंशियल सर्विसेज देती है उसके लिए अलग अलग बॉडीज हैं। तो एक बॉडी जो कि इन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे सरकारी ट्रेजरीज हैं, या सरकार के द्वारा अन्य तरीकों से वित्तीय मदद दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी जो पहले बनाई थी लेकिन बाद में उसे किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज कर दिया गया था, इसका नाम था IFCC, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल। इसको दोबारा से रिवाइव किया गया है, पुनर्जीवित किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट ऑफ IFCC है इसे 1985 में शुरू किया गया था। किस उद्देश्य के साथ में? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है वो मदद मिलेगी, बट
ऑल्सो इन रिलीजिंग मच नीडेड स्टेट बजटरी रिसोर्सेज फॉर अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि सरकार के द्वारा पैसा चाहे वो क्रेडिट के रूप में आए बैंक्स के थ्रू या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की जहां पर भी इनफ्लो हो, सर जहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज शामिल होंगे, वित्तीय संसाधन यानी कि सरकार का पैसा जहां जहां पे शामिल होगा वहां पर रेगुलेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए आईएफसीसी काम करेगा। इस उद्देश्य के साथ में इसको 1985 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2007 में सितंबर 24, 2007 को इस आईएफसीसी को अपने पूरे के पूरे स्टाफ प्रोग्राम्स के साथ में मर्ज कर दिया गया। किसके साथ? फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में। उन्होंने कहा कि सर हमको अलग से आईएफसीसी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, हम इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही मर्ज कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन मर्ज हो गया किसमें? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। लेकिन अब दोबारा से सरकार को लगा कि नहीं सर, हमें फाइनेंशियल रेगुलेशंस के लिए या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रेगुलेटर और फैसिलिटेटर की जरूरत है। इस वजह से हम इसे दोबारा से रिवाइव जो है वो कर रहे हैं। तो सर ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल कैसा आ सकता है? विच फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिवाइव्ड इन हरियाणा रिसेंटली? हाल ही में किस वित्तीय संस्थान को, फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया गया है? हाल ही में हरियाणा में किस वित्तीय नियामक संस्था को पुनर्जीवित किया गया है? तो सर ऑप्शंस में क्या है? इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल, माइक्रो क्रेडिट डेवलपमेंट, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी, नन ऑफ दिस। तो हमें याद रखना है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल, आईएफसीसी 1985 में बना, फिर 2007 में मर्ज कर दिया गया, 2022 में अब दोबारा से इसको रिवाइव किया गया है। उद्देश्य क्या है? जो फाइनेंशियल सर्विसेज है या क्रेडिट है उसे रेगुलेट और फैसिलिटेट करना। आई होप दोस्तों ये चीजें हम समझ पाए होंगे। इस डिस्कशन का हमारा लास्ट आर्टिकल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में 2 क्लोन्ड बफेलोज को डेवलप किया है। क्या है ये पूरा का पूरा आर्टिकल हम समझेंगे। तो जो साइंसदान है, जो साइंटिस्ट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल में मौजूद है, उन्होंने एक नया सक्सेस अचीव किया है इन द फील्ड ऑफ क्लोनिंग। शायद आपने क्लोनिंग के बारे में सुना होगा दोस्तों। एनिमल क्लोनिंग क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा एक जीव का वैसा ही दूसरा एक वर्जन तैयार करना, यानी कि अगर बफेलो की क्लोनिंग हो रही है तो एक भैंस जैसी दूसरी भैंस बनाना, लेकिन यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। साइंटिस्ट जो हैं वो इसको डेवलप कर रहे हैं। पहली बार डॉली नाम की शीप की क्लोनिंग जो है वो हुई थी। यहां पे होता क्या है? एनिमल क्लोनिंग वो प्रोसेस है जहां पर एक एनिमल का एक छोटा सा सेल लिया जाता है, इज टेकन फ्रॉम द पेरेंट एनिमल विच इज देन यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर एनिमल। एक एग्जिस्टिंग एनिमल्स के शरीर का एक सिंगल सेल जो है वो लिया जाता है और उस सेल से पूरा का पूरा एनिमल क्रिएट किया जाता है। ये साइंटिफिक प्रोसेस से किया जाता है। इसे का नाम दिया गया है एनिमल क्लोनिंग। तो 2 क्लोन्ड काव्स, भैंस के 2 छोटे बच्चे, एक मेल जिसका नाम है गणतंत्र और एक फीमेल जिसका नाम है कर्णिका, इन्हें प्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई के द्वारा। और क्यों ऐसा किया गया था? सर इस फीमेल काफ के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये हाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे सकती है। नॉर्मल अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होता है तो उसकी मिल्क गिविंग कैपेसिटी उतनी नहीं होगी जितनी इस क्लोन्ड काफ की होगी। यानी कि ये कर्णिका जब बड़ी होकर के दूध का प्रोडक्शन करेगी तो उस समय ये प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी। तो ये इंस्टीट्यूशन की कौन है जिन्होंने ये क्लोनिंग ऑफ काफ्स जो है बफेलो काफ्स की है? वो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा में मौजूद है। और ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है डेयरी सेक्टर में। डेयरी सेक्टर में एक बहुत ही सफल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। यहां पर काफी सारे रिसर्च अनुसंधान किए गए हैं जिन्होंने डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई और दिस इज वन ऑफ देम। सर जब आप नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन करने वाले जानवर के कंपैरिजन में डबल या 3 गुना वाला मिल्क प्रोडक्शन वाला जानवर जो है वो तैयार कर देंगे तो अनडाउटेडली डेयरी सेक्टर में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे हैं। और इस तरीके से इस संस्थान ने अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के द्वारा डेयरी सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है। यहां पर लगातार रिसर्च शोध जो है वो चलती रहती है, कैसे नई नई चीजें, नए नए इनिशिएटिव्स जो है वो डेयरी सेक्टर में लिए जाए ताकि इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। कहां पर होता है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हरियाणा करनाल में ये मौजूद है।
यहां पर दो बफलोज की क्लोनिंग हुई है जिनका नाम क्या था, गणतंत्र और कर्णिका। तो हमें एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि गणतंत्र और कर्णिका ये दो शब्द हमें न्यूज के अंदर देखने को मिले थे, ये किससे संबंधित थे? तो सर नाम से कंफ्यूज किया जा सकता है गणतंत्र और कर्णिका। तो क्या हमें पूछ सकते हैं कि क्या कोई स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, क्या बफलो क्लोन्स है, क्या विमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम शुरू की गई है, क्या क्रेडिट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई स्कीम शुरू की गई है? तो क्योंकि हमने इस आर्टिकल के बारे में अभी समझा है, तो सर बफलो क्लोन्स, बफलो से दो ऑफस्प्रिंग तैयार किए गए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्लोनिंग के माध्यम से, और इनका नाम, जो मेल काफ है उसका नाम रखा गया है गणतंत्र, और जो फीमेल काफ है इसका नाम रखा गया है कर्णिका। क्यों? क्योंकि इनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो सर ये 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो फरवरी के महीने में हरियाणा राज्य के अंदर हुए थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सर इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्स, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है, एग्जाम से पहले पहले आपके लिए मैक्सिमम पॉसिबल करंट अफेयर्स को जो है वो इस लेक्चर सीरीज में कवर करूं। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आती है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।